हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज की इस क्लास में हम 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील की, देन हम बात करेंगे सरनेट की एक स्टडी के बारे में, देन प्रोजेक्ट गोल्डन डूम के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आपको समझना होगा सबसे पहले इंडिया और यूरोप का रिलेशन। तो इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी जब हम डेवलपमेंट और एड के लिए इनके साथ रिलेशन में आए थे। देन हमारी पहली इंडिया यूरोप समिट होती है 2000 में एंड 2004 आते आते तक हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। देन 2013 से लेके 2020 तक ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाई बिकॉज ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो डिरेल हो जाता है। 2021 आते आते टॉक्स को वापस रिवाइव किया जाता है एंड 2022 में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसके बाद 2026 में अब हम ये देख रहे हैं 27 जनवरी 2026 को हमने फाइनलाइज कर दिया है इनके साथ अपना एक ट्रेड एग्रीमेंट। अब बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप एक सुपरा नेशनल है, मतलब एक ऐसा देश जो कुछ छोटे देशों से बना हुआ है। अब ये एक्चुअल में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी हुआ करती थी 1951 में, उससे इवॉल्व होके आया। उसका काम क्या था कि भाई पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो में आपस में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। 1957 में आपकी ट्रीटी ऑफ रोम आती है जहां से एक कॉमन मार्केट को स्टैब्लिश किया जाता है। 1993 में यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन करेंसी को स्टैब्लिश किया जाता है एंड 2009 आते आते ट्रीटी ऑफ लिस्बन से हम एक परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल देखते हैं। अब काउंसिल क्या है? ये पॉलिटिकल डायरेक्शन देता है आपकी पूरी आप कह सकते हो यूरोप को, हेड ऑफ द स्टेट्स। और इसमें अगर हम बात करें यूरोपियन कमीशन के अंदर, ये एग्जीक्यूटिव आर्म है जो लॉज को प्रपोज करती है। यूरोपियन पार्लियामेंट डायरेक्टली इलेक्टेड एक लेजिस्लेटिव बॉडी है आपकी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हमारे लिए ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमारा लगभग $136 बिलियन का इनके साथ ट्रेड है। तो इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर अभी तक यूरोपियन यूनियन है, फॉलोड बाय यूएसए। अब इनके साथ हम सर्विस में भी ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट $83 बिलियन की एंड 140 बिलियन यूरो की इनकी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, जिसके कारण 6000 से ज्यादा कंपनीज इंडिया में एक्टिव है और 70 लाख से ज्यादा लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारा इनके साथ $15 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। अब कहा यह जा रहा है कि भाई आने वाले समय में ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। पहली बात तो ये दोनों मिलकर 25% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है, बट $263 बिलियन की आपकी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री ये इंडिया के लिए ओपन हो जाएगी, जो यूरोप का सबसे बड़ा एक मेजर चंक है। देन टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, ये सेक्टर लेबर इंटेंसिव भी है और प्लस हमें एक हार्ड कंपटीशन झेलना पड़ता है वियतनाम और बांग्लादेश से। कहीं ना कहीं वो कंपटीशन हमारे लिए काफी कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। देन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, तो चाइना और यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी दोनों ही रिड्यूस कर पाएंगे एंड इससे हम यूरोपियन वैल्यू चेन से तो अपने आप को जोड़ ही पाएंगे, बट साथ के साथ जैसे सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी एरियाज में भी हमारे को काफी हेल्प मिलेगी। अब यहां पे हमारे लिए बेनिफिट ये है कि 99% जो ड्यूटीज है उसे एलिमिनेट किया जाएगा टेक्सटाइल, लेदर और जेम जैसे सेक्टर में। हम 97% इनके लिए टैरिफ रिड्यूस करेंगे। लग्जरी कार पे 10% टैरिफ रह जाएगा। वाइन्स के ऊपर जो 150% टैरिफ लगता था वो 20 से 30% रह जाएगा। मशीनरी, केमिकल, ये सेक्टर भी आपके खुल जाएंगे। देन सर्विस एंड मोबिलिटी की बात की जाए तो 144 सब सेक्टर्स यहां पर खुल जाएंगे, 144, जिसमें आईटी, हेल्थ, इंजीनियरिंग, आयुष सेक्टर भी होगा। अब क्या होता था कि इंडिया के लोग जो यूरोप में काम करते थे तो उन्हें दोनों कंट्रीज की सोशल सिक्योरिटी में पैसा डालना पड़ता था, तो अब वो नहीं होगा। ये डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को रोक दिया जाएगा, एक इसके लिए भी प्रोविजन आएगा। एक डेडिकेटेड चैप्टर इस बात पे रहेगा कि भाई मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट यूरोप से आती है या कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, उसमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी लाने के लिए। हाँ, कार्बन बॉर्डर में जो आपका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इसको लेके कुछ प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने कहा कि हम आपको टेक्निकल एड प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका एमएसएमई सेक्टर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सके। यूरोपियन एआई ऑफिस और नेशनल एआई मिशन ये दोनों मिलके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करने की कोशिश करेंगे सेफ एंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई के लिए। एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कोर कन्वेंशंस, पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स एंड जेंडर इक्वालिटी जैसी चीजों के ऊपर भी यहां पे प्रोविजंस रहेंगे। अब कहा जाता है कि देखो ये एग्रीमेंट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है,
क्योंकि इंडिया के जैसे डाटा प्रिवेसी का एक्ट है एंड यूरोप का जो डाटा प्रिवेसी का एक्ट है, दोनों के स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत फर्क है। फिर हमारे भी कुछ वनरेबल सेक्टर है जैसे ऑटोमोबाइल्स है और वाइन सेक्टर है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्या रेजिलियंस रहेगा या नहीं रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। और एडिशनली अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर के ऊपर भी रेगुलेशन कहीं भी कम नहीं हुए। मोर ओवर कार्बन टैक्स और यूरोपियन जो लाइक डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है उसको लेके भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहां पे नहीं है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर भी आने वाले समय में जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एग्रीमेंट बहुत अच्छा रहा। तो ये चीजें हैं जो आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलती है इससे रिलेटेड। आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। देखिए सर्न के अंदर एक एलिस है। एलिस क्या है? बेसिकली अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। तो इसने कुछ चीज को डिटेक्ट किया, जैसे आपके ना जो लाइट न्यूक्लाई होते हैं वो एक बड़ी क्लूजन के अंदर कैसे सरवाइव कर जाते हैं, इसको हम जांच रहे थे। तो यहां पे लार्ज हेड्रॉन क्लूजन कोलाइडर की बात की जाए तो ये इसने एक पजल सॉल्व की है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है दैट इज डेट्रियम, जिसमें इसका एटॉमिक मास 2 है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है इसमें। तो एग्जैक्टली ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बिकॉज इसके अंदर अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा बाइंडिंग फोर्स नहीं होती, लो बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना हमारे लिए काफी सिंपल था। तो साइंटिस्ट ने लाइट वेट न्यूक्लाई कैसे सरवाइव कर जाते हैं, जैसे कोई कॉस्मिक रे स्ट्राइक करती है आपकी इंटरस्टेलर गैस के ऊपर, तो इसको स्टडी करना था। तो इसको लेके काफी क्लैरिटी मिलेगी इससे। तो कहा जाता है कि भाई देखो इससे कॉस्मिक रे मॉडल जो है आपका वो और ज्यादा रियलिस्टिक हो पाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स में भी हमें जो लाइक ग्राउंड बैकग्राउंड सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट करने में, डिस्टिंग्विश करने में काफी हेल्प मिलेगी। एंड इससे डार्क मैटर के डिके के बारे में हमें पता लग पाएगा। एंड मोर ओवर कैसे यूनिवर्स में पहला एलिमेंट फॉर्म हुआ उसके बारे में भी हम जान पाएंगे। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी एक्सेस, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एक साथ फ्यूज नहीं हो सकते एंड यहां पे आपकी रिलेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज को लेके लाइक ब्लीड ऑफ एनर्जी को लेके कुछ अभी भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक बड़ा चैलेंज है इस चीज को अचीव करने के लिए। एंड इन एडिशनली अगर हम बात करें तो डिटेक्शन में भी काफी सेंसिटिविटी है बिकॉज आपको फेम्टोस्कोपी की यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट अचीव करने में। आइए बात करते हैं ट्रंप गोल्डन डूम की। ट्रंप गोल्डन डूम क्या है? देखो यूएस ये चाहता है कि भाई स्पेस के अंदर कुछ ऐसे हथियारों को डाला जा सके ताकि आने वाले समय में क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को एलिमिनेट किया जा सके। बट क्योंकि डेनमार्क को लेके कुछ जैसे ये जो ग्रीनलैंड का इशू चल रहा है इसको लेके कुछ प्रॉब्लम है और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी इस चीज को अप्रूवल नहीं मिल पाया। तो कहते हैं ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल था जिसमें एक मल्टी लेयर होमलैंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रिएट किया जाएगा जो कि पूरे यूएस को शील्ड करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। तो यहां पे ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एस्टैब्लिश किया गया था। होमलैंड डिफेंस मतलब यहां पर ये अपनी लाइक ये कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स को लाइक डिप्लॉय करेगा, बट इस बार लैंड के ऊपर नहीं, इस बार स्पेस के अंदर इन्होंने डिप्लॉय करने की सोची थी। 2028 तक इसे अचीव करना था, बट इतने छोटे विंडो में इस तरह की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। मोर ओवर अनलाइक जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन और सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं जो आपके लाइक आप ये कह सकते हो मिसाइल्स को किल करते हैं उनके जो डाउनवर्ड फेज है उसके अंदर, यहां पर इवन मिसाइल जब लॉन्च होते हैं उस टाइम भी उसे एलिमिनेट करने के ऊपर फोकस किया जा रहा था। तो $25 बिलियन अप्रोक्सीमेटली इसके लिए फंड एलोकेट किया गया था, बट जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी के कारण अभी इसको लेके कुछ रोक लगाई जा रही है। वैसे भी अगर आप देखें तो यूएस ने हिस्टोरिकली एंटी सैटेलाइट टेस्ट चाहे चाइना ने कंडक्ट किया हो चाहे इंडिया ने कंडक्ट किया हो, इसको लेके हमेशा क्वेश्चन उठाए थे कि भी इससे स्पेस डिब्रीज इंक्रीज होंगी। एंड कुछ लोगों का यह भी मानना था कैसलर जो सिंड्रोम्स है जिसमें स्पेस डिब्री दूसरे देश की स्पेस मिशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो उसको लेके भी यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको लेके आप ये कह सकते हो कि इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर लोगों को डाउट था। तो इंटरनल डिबेट चल रही थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट काफी स्लो रहा। एंड नाटो कंट्रीज के बीच में भी अभी थोड़ा रिफ्ट देखने को मिल रहा है, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी अभी इस मिशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो थाडा के बारे में एक क्वेश्चन था, आप उसको देख सकते हैं। आप यूजीसी की रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। आपको रोहित का केस याद होगा, रोहित वेमुला का एंड पायल का। तो यूजीसी ने इससे सीख लेते हुए एक चीज की, यूजीसी ने क्या किया कि हायर इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस किए।
तो कहते हैं कि भाई यहां पर गाइडलाइंस की जगह हम मैंडेटरी इन्फोर्समेंट के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि रिलीजन के बेस पर, रेस, जेंडर, कास्ट और डिसेबिलिटी के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसमें ओबीसीज को इंक्लूड नहीं किया गया है, नाउ इसमें इंक्लूड किया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी। तो यहां पर आपको यह समझना होगा, सबसे पहला यहां पर क्या हो रहा है कि आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को खोला जाएगा। ये हर एक इंस्टीट्यूशन में होगा और ये देखेगा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसा है और प्रोवाइड करेगा लीगल एड। स्मॉल कॉलेजेस जिसमें ये फैसिलिटी आपकी नहीं हो सकती, तो वहां पर यूनिवर्सिटी, जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है, वो इसको हेल्प करेगी। इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 10 मेंबर होंगे। इसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चेयर करेंगे इसको। एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होगी कि 50% मेंबर SC, ST, OBC एंड PW और वुमेन सेक्शन से आए। इसमें इक्विटी स्क्वाड्स रहेंगे जो कि मेंटेन करेंगे कंटिन्यूस विजिल को, एंड मोर ओवर वनरेबल स्पॉट्स को कहीं ना कहीं विजिट करेंगे और रियल टाइम बेसिस पे हरासमेंट को प्रिवेंट करेंगे। कोई भी कंप्लेंट आएगी 24 घंटे में ये उसको एड्रेस करेंगे एंड कमेटी रिपोर्ट करेगी 15 दिन के अंदर, एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनल डिसीजन देगा विद इन 7 डेज। तो यूजीसी की बात की जाए तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर। 2 काम है, फंड्स को प्रोवाइड करना और स्टैंडर्ड्स को सेट करना। तो राधाकृष्ण कमेटी के बेसिस पे, रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो इसके ऊपर ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।